वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। उम्मीद है बेटा तुम लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। कुछ ही दिन में बेटा तुम लोग का एग्जाम है जून 2024 का। तो चलो बेटा एमसीक्यू की तैयारी चालू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपका पेपर बिजनेस लॉ एंड एथिक्स का पास्ट ईयर एग्जामिनेशन के एमसीक्यू को एनालाइज करके समझाता हूं किस तरीके के आपके एमसीक्यू आते हैं और थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। ध्यान समझिएगा बेटा, आपका जो एमसीक्यू है 30 नंबर का आता है, तो बेटा यही तुमको पास करा सकता है, तो एमसीक्यू को ज्यादा फोकस करना है। चलो स्टार्ट करते हैं लेटेस्ट अटेम्प्ट से, दिसंबर 2023 से। पहला, अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज। अब ध्यान समझना, अनटचेबिलिटी एबॉलिश्ड होता है बेटा, सोर्स ऑफ लॉ चैप्टर का है जो आर्टिकल 17 में अलग से दिया गया। इसका मतलब क्या होता है बेटा, जो अनटचेबिलिटी एबॉलिश्ड होता है कोई भी फॉर्म में, तो बेटा फॉरबिडन होता है। ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन अलग से बोलता है। क्लियर है? ओके, फिर ध्यान समझिएगा। If a mercantile agent is authorized by the owner of goods to sell on his behalf, then such sale shall be। अगर कोई मर्केंटाइल एजेंट ऑथराइज होता है ओनर सेल करने के लिए बेटा, तो क्या है, वॉइड होता है, ऑब्जेक्शनेबल होता है, वैलिड होता है, इनकम्प्लीट होता है। देखो सबसे पहले समझो है क्या चीज। एक्चुअली बेटा ये एजेंसी है। कॉन्सेप्ट एजेंसी क्या होता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपॉइंट करता है अपने भी में काम करने के लिए। बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वैलिड है, समझ आया कि नहीं आया? तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का अलग से होता है, इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। A party who does not suffer any loss in case of breach of contract is entitled to। अगर कोई पार्टी को बेटा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कारण कोई भी लॉस अगर नहीं होता, तो एक्सप्लेनरी डैमेज, नॉमिनल डैमेज, लिक्विडेटेड डैमेज और स्टेटरी डैमेज। तो ध्यान समझना, इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा नॉमिनल डैमेज, क्योंकि नॉमिनल जो डैमेजेस है बेटा कोई बिना सफर के मिलता है। क्लियर है कि किसी को नुकसान नहीं हुआ, तो जो नॉर्मल डैमेज के लिए इंटाइटल है वो मिल जाता है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 एक्सटेंड टू। देखो एमसीक्यू में क्वेश्चंस ऑप्शन ज्यादा तो भी बता सकते थे बेटा, होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है बेटा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका होल ऑफ द इंडिया। फिर एवरी फॉरेन एलएलपी शेल फाइल विद रजिस्ट्रार द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी इन। अब बोलने का मतलब ये बेटा कि हर जो एलएलपी है वो फॉरेन एलएलपी है, उनको रजिस्ट्रार को स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, देखो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स सॉल्वेंसी क्या होता है, इनका बुक्स ऑफ अकाउंट होता है, उनको बेटा फॉर्म 8 में फाइल करना पड़ता है। समझ आया कि नहीं आया? हर फॉरेन एलएलपी को फॉर्म 8 में फाइल करना पड़ता है। फिर if there is dispute as to the amount of gratuity payable to the employer, the employer shall deposit the gratuity with the। अब देखो अगर कोई भी डिस्प्यूट आ रहा है बेटा अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी पेबल में, ठीक है, इंप्लॉय का। अब देखो इंप्लॉय ने अगर डिस्प्यूट अराइज किया तो इंप्लॉयर को ग्रेचुटी कहां डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी। कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऐसा जगह है बेटा जो ग्रेचुटी एक्ट का एक ऑफिसर्स की तरह होते हैं। समझ आया कि नहीं आया? तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी में आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा पैसा। फिर when a person is employed on a piece work of for which minimum time rate and not a minimum piece rate has been fixed under this code। ठीक है, अब कोड कौन सा बेटा, आपका कोड ऑन वेजेस। द एम्प्लॉयर शेल पे द सच पर्सन वेजेस एट नॉट लेस देन। अब ध्यान समझना, अगर कोई भी पर्सन बेटा पीस वर्क के लिए मिनिमम टाइम रेट में आता है, ठीक है, और कोई मिनिमम पीस रेट उसे डिफाइंड नहीं है, तो कोड के हिसाब से बेटा उसको मिनिमम टाइम रेट आप लोग को देना पड़ेगा, जिसका मतलब ये होता है बेटा मिनिमम वेजेस तो आप लोग को उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर होगा बेटा बी, मिनिमम टाइम रेट। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। नो प्रोस्पेक्टस शेल बी वैलिड इफ इट इज इशूड मोर देन डेज आफ्टर द डेट ऑन विच अ कॉपी देयर ऑफ इज डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार। मतलब बेटा प्रोस्पेक्टस को आप जिस दिन रजिस्ट्रार को बेटा डिलीवर कर दे उसे कितने दिन के अंदर आपको इशू करना पड़ेगा। क्या वो 15 डेज होता है, क्या वो 13 डेज होता है, क्या वो 16 डेज होता है, क्या वो 90 डेज होता है? तो करेक्ट आंसर होगा बेटा आप लोग का 30 डेज। 30 दिन के अंदर आपको डिलीवर करना पड़ेगा, मतलब डिलीवर किए उसके 30 दिन के अंदर आपको बेटा इसको इशू करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो बेटा तो वैलिड नहीं कहलाएगा। क्लियर है? ओके, फिर ध्यान समझिएगा। द प्राइवेट प्लेसमेंट शैल बी मेड नॉट मोर देन। देखो प्राइवेट प्लेसमेंट कितने लोग के होता है, 200। तुमको आंसर पता होना चाहिए। पर्सन इन एग्रीगेट इन फाइनेंशियल ईयर एज पर द कंपनी एक्ट 2013। प्राइवेट प्लेसमेंट बेटा एक साल में 200 लोग से ज्यादा का नहीं हो सकता एवरी फाइनेंशियल में। क्लियर है? फिर द कोरम फॉर अ पब्लिक कंपनी हैविंग द नंबर ऑफ मेंबर्स मोर देन 5000। अगर बेटा पब्लिक कंपनी 5000 से ज्यादा अगर आप लोग का मेंबर है बेटा, तो इस केस में आप लोग का कोरम होगा 30। समझ आए? मोर देन 5000 का कोरम आप लोग का 30 बनता है। फिर इन केस ऑफ ई वोटिंग नोटिस शेल बी सेंड एज अटैचमेंट। देखो ई वोटिंग में जो अटैचमेंट है बेटा पीडीएफ में जाएगा, वर्ड फाइल में जाएगा, एक्सेल में, एक्सएमएल में। ध्यान समझना इसका होता है बेटा पीडीएफ, क्योंकि पीडीएफ जो होता है बेटा नॉन एडिटेबल फॉर्मेट होता है। ओके, फिर फॉर सिलेक्टिंग द नेम ऑफ फॉर द कंपनी द एप्लीकेशन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ नेम शेल बी मेड इन फॉर्म। अब ध्यान समझना, अगर आप नाम को सिलेक्ट कर रहे हो बेटा, तो इस केस में अगर आपको नाम को रिजर्व करना है, रिजर्वेशन ऑफ द नेम, तो उस केस में देखो इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म आईएनसी होता है, तो एमजीटी तो नहीं है, इतना तुम समझ जाओ। आईएनसी 1 है कि आईएनसी 7 है? देखो आईएनसी 1 तो शुरुआती फॉर्म होता है बेटा, नेम रिजर्वेशन आईएनसी 7 होता है आप लोग का। क्लियर है कि नहीं? फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है
where the equity shares of the company are listed on a recognized stock exchange. The issue of such shares shall be approved by the shareholder through the, अब देखो अगर कोई भी इक्विटी शेयर अगर लिस्टेड है बेटा रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होगा कहीं भी, तो अगर उसको इशू करना है तो बेटा शेयर होल्डर से अप्रूवल कैसे लगेगा? क्या शो ऑफ हैंड से लगेगा? नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मोड से नहीं बेटा, इस केस में लगेगा पोस्टल बैलॉट। इसमें लिखा गया कौन कौन से ऐसे एक्टिविटी जो पोस्टल बैलॉट में करना कंपलसरी है, तो उस केस में आपका आंसर आएगा पोस्टल बैलॉट। फिर सेल्फलेसनेस मींस द होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस शुड एक्ट सोनली इन टर्म्स ऑफ, देखो सेल्फलेसनेस मतलब खुद के लिए काम नहीं करेगा भैया, किसके लिए करेगा? पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। समझ आया कि नहीं? तो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का बी, पब्लिक इंटरेस्ट। फिर मोरल मैनेजमेंट रिक्वायर एथिकल, अब ध्यान समझना जो मोरल मैनेजमेंट है बेटा रिक्वायर करता है एथिकल लीडरशिप को। तो बेटा एक अटेम्प्ट आप लोग का खत्म होता है। अब क्वेश्चन का अगर आप लेवल देखना चाहो तो बेटा लेवल इजी है, आराम से पास हो सकते हो भाई, उसमें तकलीफ नहीं है। ओके चलो नेक्स्ट अटेम्प्ट में चलते हैं। 2023 जो कुछ कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं। Which one of the following is not the features of agreement to sell? अब देखो एग्रीमेंट टू सेल कौन सा फीचर्स नहीं है, अब ध्यान समझना एग्रीमेंट टू सेल होता क्या। दो प्रकार के आपके सेल्स होते हैं बेटा, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और एक होता है आप लोग का एग्रीमेंट टू सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल बेटा आप लोग के एग्जिस्टिंग गुड्स के लिए होता है और एग्रीमेंट टू सेल आप लोग का फ्यूचर गुड्स और या तो कंटिंजेंट गुड्स के लिए होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में प्रॉपर्टी तुरंत ट्रांसफर हो जाता है बायर को, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं होता आपका प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होता। ये तरीका आप लोग डेफिनेशन होता है। फिर देखो यहां पास पूछा है नॉट इट गिव्स अ राइट टू द बायर अगेंस्ट द सेलर टू sue फॉर द डैमेज। देखो एग्रीमेंट टू सेल में बायर डैमेज के लिए क्लेम कर सकता है अगर सही समय उसे गुड्स नहीं मिलता तो। द सेलर कैन sue फॉर द डैमेज ओनली इन केस ऑफ ब्रीच बाय द बायर। यस अगर बायर ब्रीच करता है तो उसके में सेलर केस फाइल कर सकता है। सेल्स टेक्स प्लेस फॉर द एग्जिस्टिंग और स्पेसिफिक गुड्स, ध्यान समझना बेटा एग्जिस्टिंग और स्पेसिफिक गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है, एग्रीमेंट टू सेल नहीं होता। तो सी क्योंकि आप पास पूछे ना, और बेटा एग्जीक्यूटर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है तो करेक्ट है। तो जो बेटा आप लोग का एग्रीमेंट टू सेल और एग्जिस्टिंग स्पेसिफिक के लिए नहीं होता, वो आप लोग का फ्यूचर और कंटिंजेंट गुड्स के लिए होता है। क्लियर है? ओके फिर The liability of the surety arise when the principal debtor fails to pay its debts to। अब ध्यान समझना ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में बात कर रहे हैं। देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में आप लोग के तीन पार्टी होते हैं, थोड़ा ध्यान समझिएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में आप लोग के तीन पार्टी होते हैं। एक होता है बेटा जिसको बोला जाता है प्रिंसिपल डेटर, दूसरे को बोला जाता है बेटा क्रेडिटर, और तीसरे पार्टी को बोला जाता है श्योरिटी। ओके तो ध्यान समझिएगा जो प्रिंसिपल डेटर है बेटा वो पर्सन है जो लोन लेता है, मतलब जो उधारी लेता है। क्रेडिटर वो है बेटा जो उधारी देता है, ठीक है, और श्योरिटी वो है जो गारंटी देता है। समझ आए कि नहीं आए? तो श्योरिटी वो पर्सन होता है जो गारंटी देता है, और गारंटी किसको देता है? क्रेडिटर को देता है, किसके बिहाफ में? प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ में। तो ध्यान समझिएगा तो श्योरिटी ये गारंटी देता है कल में प्रिंसिपल डेटर अगर पैसा नहीं देगा तो श्योरिटी को देना पड़ेगा। समझ आए कि नहीं? तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी अराइज ओनली व्हेन द प्रिंसिपल डेटर फेल्स टू पे डेट टू। किसको प्रिंसिपल डेटर पैसा पे करेगा बेटा? क्रेडिटर को। समझ आए कि नहीं आए? तो सॉलिसिटर नहीं है, करेक्ट आंसर क्रेडिटर है, विजिटर भी नहीं, कलेक्टर भी नहीं। समझ आए कि नहीं आए? अगर क्रेडिटर को पैसा देने के लिए चूक जाता है या तो फेल हो जाता है प्रिंसिपल डेटर, तो उस केस में लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी आएगी। ओके फिर द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर ऑफ फर्म में भी डिटरमाइंड बाय। अब फर्म के पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटी कहां से होगा? पार्टनर्स विल्स उनकी इच्छा में नहीं, कोर्ट ऑफ लॉ नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर। देखो सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट में इसमें लिखा हुआ है बेटा आंसर, अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट में जो चीज लिखा हुआ है वही मानना पड़ेगा। सीनियर पार्टनर ऐसा कुछ होता ही नहीं है। क्लियर है कि नहीं? तो म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटी और ड्यूटी कहां से आएगा बेटा? कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर से आएगा। ओके फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स मींस एनी पर्सन। अब देखो होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब क्या होता है बेटा? ऐसा पर्सन जो होल्डर है लेकिन सामने वाले से उसने गुड फेथ और कंसिडरेशन में लिया है। समझ आया कि नहीं? जो जिससे उसने ट्रांसफर करके अगर होल्डिंग बनाए, देखो जैसे कि समझो ध्यान से, अगर इंडोर्समेंट हुआ मेरा डॉक्यूमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सामने वाले के पास गुड टाइटल नहीं है लेकिन मेरे पास गुड टाइटल आ जाएगा अगर मैं गुड फेथ और कंसिडरेशन में अगर खरीदता हूं, तो मेरे को जिसने ट्रांसफर किया उससे मेरे पास गुड टाइटल आ जाएगा, उसको होल्डर इन ड्यू कोर्स बोला जाता है। ठीक है, पहला हु फॉर कंसिडरेशन बिकम द पोजीशन ऑफ द प्रोमिसरी नोट, नेम इन द इंस्ट्रूमेंट टू whom and to whom order of the money is directed to paid, drawing the instrument none of the above। देखो ड्राइंग द इंस्ट्रूमेंट मतलब नहीं होता भाई, जो ड्राइंग द इंस्ट्रूमेंट जो पर्सन ड्रॉ करता है बेटा उसको ड्रॉअर बोला जाता है, और जिस पर्सन का नाम लिखा होता है बेटा उसको पेई बोला जाता है। समझ आया कि नहीं? या तो उसके इसमें इंडोर्सी भी हो सकता है। अब देखो who for consideration become the possession of the promise note, yes कंसिडरेशन के कारण पोजीशन होल्डर करता है बेटा, उसको होल्डर इन ड्यू कोर्स यहां पास बोला जाएगा। क्लियर है? फिर सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ पीएफ कमिश्नर विड्रॉल फ्रॉम द प्रोविडेंट फंड में बी अलाउड टू। अब देखो अगर आप बेटा पीएफ कमिश्नर से परमिशन लेके 75% ऑफ द बैलेंस को विड्रॉ कर सकते हैं। समझ आएगी? 75% ऑफ द बैलेंस आप विड्रॉ कर सकते हैं। फिर प्रोविजन फॉर कूल ड्रिंकिंग वाटर ड्यूरिंग हॉट वेदर शेल बी मेड वेयर मोर देन। ध्यान समझना
कूल ड्रिंकिंग वाटर, ठंडा पानी के लिए प्रोविजंस बनाया जाता है बेटा, जहां पास ज्यादा 250 से ज्यादा इंप्लॉय वर्क करते हैं, समझ आए कि नहीं? तो 250 वर्कर्स आर इंप्लॉय, वहां पास ठंडे पानी का व्यवस्था होना चाहिए। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड मेथड ऑफ वोटिंग इन अ मीटिंग ऑफ द कंपनी, इसमें कौन सा बेटा वैलिड मेथड नहीं है? शो ऑफ हैंड होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीन भी होता है, पोस्टल बैलेट भी होता है। वोटिंग बाय वॉइस, देखो वोटिंग बाय वॉइस ऐसा कोई टाइप का बेटा वोटिंग मेथड होता भी नहीं है। okay, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपीज ऑफ एनुअल रिटर्न प्रिपेयर्ड एंड कॉपीज ऑफ ऑल सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी एनेक्स्ड देयर टू शैल बी प्रिजर्व फॉर अ पीरियड ऑफ डैश फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग विद द रजिस्टर। देखो एनुअल रिटर्न या तो जो सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनली फाइल किया गया बेटा, उसको आपको 8 साल तक प्रिजर्व करके रखना पड़ता है, समझ आए कि नहीं आए? जहां से आप डेट फाइल के वहां से 8 साल तक आपको प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। कहां करोगे? रजिस्टर्ड ऑफिस में। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो कोई और जगह कर सकते हैं रिजोल्यूशन पास करके। फिर देखो द टेन्योर ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द स्मॉल शेयर होल्डर शेल बी, अब ध्यान समझना, जो स्मॉल शेयर होल्डर से डायरेक्टर अपॉइंट रहते हैं बेटा, उसका टेन्योर होता है 3 साल। ओके, फिर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एवरी लिस्टेड कंपनी शेल कंस्टिट्यूट, देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या क्या करना पड़ता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बहुत सारे काम करना पड़ता है, लेकिन इसमें ऑप्शन देखते हैं कि क्या क्या लिस्टेड कंपनी को अपॉइंट करना पड़ता है। फाइनेंस कमेटी ऐसा होता है नहीं, वेलफेयर भी नहीं होता, इंक्वायरी भी नहीं होता, तो ऑडिट कमेटी होता है, समझना। एक अलग से सेक्शन प्रिस्क्राइब्ड है बेटा ऑडिट कमेटी का कि हर लिस्टेड कंपनी को बनाना पड़ेगा, और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी तो उससे कुछ लिमिट्स थे, याद है बेटा? ठीक। फिर लॉ रिफर्स टू अ सेट ऑफ कोडिफाइड नॉर्म्स व्हिच आर इन्फोर्स बाय, देखो लॉ एक सेट है कोडिफाइड नॉर्म्स का, जो इन्फोर्स किसके द्वारा? एंटिटी के द्वारा, एग्जीक्यूटिव द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, स्टेट। देखो स्टेट मतलब होता है लॉ के द्वारा भाई यहाँ पास कोडिफाइड होता है, उसको इन्फोर्स करवाएगा, समझ आए कि नहीं आए? फिर ध्यान समझना, बिजनेस एथिक्स कॉल फॉर अवॉइडेंस ऑफ, अब बिजनेस एथिक्स किस चीज के? सेल्फ इंटरेस्ट, कंपटीशन, मोनोपोली, पब्लिसिटी। देखो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए मना नहीं करता भाई, कंपटीशन मार्केट में होना चाहिए बट फेयर कंपटीशन, ठीक है, पब्लिसिटी के लिए, लेकिन मोनोपोली के लिए मना करता है, समझ आए कि मोनोपोली बेकार चीज है। मोनोपोली मतलब बेटा एक ही रूल करता है, इस चीज के लिए बिजनेस एथिक्स मना करता है। ओके, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में आते हैं आप लोग का, क्या बोलता है? अ पर्सन हु इज यूजुअली अनसाउंड माइंड बट ओकेशनली ऑफ अ साउंड माइंड मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ, ध्यान समझना, कोई पर्सन है बेटा यूजुअली अनसाउंड माइंड मतलब ल्यूनेटिक या पागल हो जाता है, लेकिन ओकेशनली साउंड माइंड हो जाता है, तो जब वो साउंड माइंड रहेगा तब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, तो करेक्ट आंसर होगा बी, साउंड माइंड। ओके, फिर फ्यूचर गुड इज गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर, ध्यान समझना, फ्यूचर गुड्स एक ऐसा गुड्स है बेटा जो मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस एक्वायर होता है सेलर के द्वारा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनने के बाद। जब आप कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे उसके बाद बेटा आप क्या करोगे? फ्यूचर गुड्स को एक्वायर करोगे। स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस नहीं, बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर नहीं, करेक्ट आंसर होगा सी, मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल बनाने के बाद ही आप एक्वायर करेंगे। फिर ध्यान समझना, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में चेंज इट्स नेम बाय द फॉलोइंग द प्रोसीजर एज लेट डाउन इन, ध्यान समझना, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को अगर आपको नाम बदलना है बेटा तो उसके एलएलपी फॉर्म 5 यूज जरूर होता है, लेकिन बेटा आप लोग को एलएलपी एग्रीमेंट फॉलो करना पड़ेगा, समझ आए कि नहीं? तो यहाँ पर फॉर्म नंबर 5 में बेटा आप लोग का कंटेंट होंगे, किस तरीके से प्रोसीजर होगा फॉर्म 5 में नहीं दिया हुआ, समझ आए कि नहीं है? पार्टनरशिप एक्ट नहीं, रूल्स ऑफ द एलएलपी नहीं, तो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का एलएलपी एग्रीमेंट, समझ आए कि नहीं? जो एलएलपी एग्रीमेंट में दिया उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। फिर every occupier shall ensure so far as reasonably practicable the health, safety and welfare of all workers while they are, जो ऑक्यूपायर होता है बेटा फैक्ट्री का, जो मेन लीडर होता है, वो किस चीज में प्रैक्टिसेबल हेल्थ सेफ्टी कहां देखेगा? अंडर द एम्प्लॉयमेंट, ड्रॉइंग द पेंशन, ऑन अनऑथराइज लीव और एट वर्क इन द फैक्ट्री। ध्यान समझना, जब तक वर्कर लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं बेटा तब तक ऑक्यूपायर की जवाबदारी होती है हेल्थ और सेफ्टी को ध्यान देना, तो करेक्ट आंसर होगा एट वर्क इन द फैक्ट्री। फिर ग्रेचुइटी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कंटिन्यूअस सर्विस रेंडर्ड बाय द एम्प्लॉय फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस और पार्ट इन एक्सेस ऑफ, तो ध्यान समझना 6 महीने से ज्यादा या तो उससे ज्यादा अगर आप बेटा काम करते हैं कंटिन्यूअस सर्विस, तो उस बेसिस में इनका बेटा ग्रेचुइटी पेबल कैलकुलेट होता है। ओके, फिर एज पर द सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द 1% कंपनी इज, अब देखो सेक्शन 3 एक्चुअल में होता क्या है? सेक्शन 3 बेटा इनकॉर्पोरेशन का होता है, जिसमें याद है तुम लोग को 1 2 7 के बारे में बताता है, तो इस केस में जो तुम्हारा 1% कंपनी बेटा डीम्ड टू बी प्राइवेट कंपनी कहलाएगा। क्लियर है कि नहीं? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ द टर्म अल्ट्रा वायर्स, अल्ट्रा वायर्स मतलब क्या होता है बेटा? बियॉन्ड देयर पावर होता है, मतलब अल्ट्रा वायर्स बेटा एमओए में बताया गया कि अगर कोई भी कंपनी अल्ट्रा वायर्स अगर कंडक्ट करती है तो ना तो बेटा वो किसी के ऊपर केस फाइल कर सकता है, ना तो कंपनी के ऊपर कोई केस फाइल कर सकता है, तो करेक्ट आंसर होगा बेटा बियॉन्ड देयर पावर। फिर an application along with the fee is filed with the regional director for shifting of the registered office within the same state। अब देखो सेम स्टेट में अगर आपको जुरिडिक्शन चेंज करना है बेटा, इसके लिए आपको आईएनसी 23 में रीजनल डायरेक्टर को फाइल करना पड़ेगा। फिर द रेम्युनरेशन पेबल टू डायरेक्टर
हु आर नाइदर मैनेजिंग डायरेक्टर नॉन होल टाइम डायरेक्टर शेल नॉट एक्सीड, ध्यान समझना, अगर रेमुनरेशन आप पे करते हो बेटा, ना तो जो मैनेजिंग डायरेक्टर ना तो होल टाइम डायरेक्टर, इस केस में बेटा 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट आपको पे करना पड़ेगा। फिर द 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ वर सेट आउट बाय द लॉर्ड लोनन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर, कौन से साल में 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ लॉर्ड लोनन ने लाया था बेटा, वो था आप लोग का ईयर 1995। क्लियर है बच्चा लोग? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2019 दिसंबर, इसमें क्या बोलता है, A person is said to be sound mind for the purpose of making a contract if at the time when he makes it he is capable of, ध्यान से समझना, अगर कोई पर्सन बेटा साउंड माइंड कब कहलाएगा, जब वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के टाइम सुनने के काबिल है, लिसनिंग इट, हियरिंग इट, अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रेटिंग इट। तो ध्यान समझना, सुन तो सब लेते हैं भाई, कॉन्ट्रैक्ट से काम नहीं आने वाला, हियरिंग में भी नहीं, अंडरस्टैंडिंग इट, तो देखो साउंड माइंड इसको बोला जाता है बेटा, एट द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ही इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, अगर वो समझने की योग्य है तभी वो कैपेबल कहलाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा बेटा आप लोग का अंडरस्टैंडिंग इट। तो ध्यान समझना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकित एग्रीज टू पे बीना 1500 इफ इट्स रेंट टुडे, अदरवाइज बीना पे अंकित 2000, दिस इज ध्यान समझना, यहाँ पास कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बेटा जो गैम्बलिंग की तरह से, समझ आए कि नहीं है, मतलब सट्टा की तरह से चल रहा है, लेकिन ध्यान समझना ये बेटा वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पास हार और जीत का सिचुएशन है, एक हारेगा एक जीतेगा, कंटिजेंसी नहीं आएगी, तो इट्स अ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। समझ आए कि नहीं आए? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, राइटिंग ऑफ अ पर्सन्स नेम ऑन द फेस और बैक ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट और ऑन अ स्लिप पेपर अटैच्ड टू इज नोन एज, बेटा अगर फेस बैक ऑफ दिस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के फेस में किसी का नाम लिखते हो या तो बैक में या तो स्लिप ऑफ पेपर में, इसको अलाउंग भी बोला जाता है, इसको बेटा आप लोग इंडोर्समेंट बोलते हैं। समझ आए कि नहीं? इसको इंडोर्समेंट बोलते हैं। इंडोर्समेंट मतलब क्या होता है बेटा, प्रॉपर्टी और टाइटल किसी पर्सन को ट्रांसफर करना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि मैं बिल ऑफ एक्सचेंज को ट्रांसफर करना चाहता हूं, पीछे नाम लिख दे भाई, ट्रांसफर कर दो, क्या दिक्कत है? ओके। फिर Anusua and Srita form a partnership to undertake a construction of shopping complex in a New Delhi. This partnership is, देखो कोई भी अगर बेटा पर्टिकुलर टास्क के लिए बनता है, देखो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ द शॉपिंग मॉल है, अगर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या मैं कंटिन्यू करूंगा? आंसर इज नो। समझ आया कि नहीं? मैं खत्म कर दूंगा अपना पार्टनरशिप, तो इसको बेटा पर्टिकुलर पार्टनरशिप बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ओके। फिर एवरी इंप्लॉय शेल बी इंटाइटल टू रिसीव बोनस फ्रॉम द इंप्लॉयर इन, देखो हर इंप्लॉय को बेटा बोनस मिलने का अधिकार है, वो भी अकाउंटिंग ईयर में, अकाउंटिंग ईयर जैसे क्लोज होगा उनको बोनस मिलेगा। क्लियर है? फिर द एनुअल रिटर्न ऑफ एन ओपीसी शेल बी साइन बाय द, अब देखो जो ओपीसी का जो एनुअल रिटर्न है बेटा कौन साइन करेगा? कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा, अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं होता तो उस केस में डायरेक्टर साइन करेगा। ओके। फिर द मिनिमम एज लिमिट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द होल टाइम डायरेक्टर, देखो मिनिमम एज बेटा मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर मिनिमम पूछा है तो होता है बेटा 21 साल, 21 साल इन लोग का मिनिमम एज होता है। फिर A company कैन नॉट रिमूव डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय, कंपनी कौन से डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं कर सकता? एनुअल जनरल मीटिंग कर सकता है भाई, खुद ही अपॉइंट किए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग वाला भी कर सकता है, प्रमोटर वाला भी कर सकता है। ध्यान समझना, अगर कोई डायरेक्टर बेटा ट्रिब्यूनल ने अगर अपॉइंट किया तो उसको ट्रिब्यूनल रिमूव कर सकता है, कंपनी उसको रिमूव नहीं कर सकता। फिर मोरल मैनेजमेंट रिक्वायर एथिकल, ध्यान समझना, जो मोरल मैनेजमेंट है बेटा क्या एथिकल प्रोड्यूसर का रिक्वायर्ड करता है, लीडरशिप का, मार्केटर, कस्टमर का? नो, करेक्ट आंसर होगा बेटा लीडरशिप, लीडरशिप का यहाँ पास मोरल मैनेजमेंट रिक्वायर करता है। ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट अटेम्प्ट में। फिर अनु थ्रेटनिंग टू किडनैप बिनु's डॉटर इफ शी डज नॉट सेल हर हाउस वर्थ 90 लाख टू हर फॉर द 20 लाख, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड ड्यू टू, ध्यान समझना बेटा, पहले बात तो बेटा ये कोअर्सन चल रहा है, थ्रेटनिंग टू किडनैप, धमकी दिए जा रहा है कि किडनैप कर देंगे अगर आप 90 लाख के घर को 20 लाख में नहीं बेचोगे, तो बेटा पहले बात तो फ्री कंसेंट यहां पास नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द फ्री कंसेंट। समझ आए कि यहां पास फ्री कंसेंट नहीं है। क्लियर है? इनएडिक्वेसी ऑफ द कंसिडरेशन, ए बोलता है, सी बोलता है इनकम्पिटेंसी ऑफ द पार्टी, देखो इनकम्पिटेंसी तो नहीं है, इनएडिक्वेसी ऑफ द कंसिडरेशन, ध्यान समझना, कंसिडरेशन अगर इनएडिक्वेट भी होता है बेटा तो भी कॉन्ट्रैक्ट आप लोग का वैलिड होता है, फ्री कंसेंट का एब्सेंट होना चाहिए अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बनाना है तो। फिर द लैटिन मैक्सिमम नेमो डेट क्विड नॉन हैबिट, इसका मतलब क्या होता है बेटा, जिसके पास जो प्रॉपर्टी नहीं है वो किसको कैसे ट्रांसफर कर लेगा? समझ आए कि नहीं आया? तो नो मैन कैन पास अ बेटर टाइटल देन ही हैज, करेक्ट आंसर है बेटा। लेट द बायर बी अवेयर को कैवेट एम्प्टर बोलते हैं। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट बेटा वो अलग से एक मैक्सिमम दिया गया है। समझ आया कि नहीं आया? तो यहां पास करेक्ट आंसर होगा नो मैन कैन पास अ बेटर टाइटल देन ही हैज। ओके। फिर आगे बढ़ते हैं। As per the RBI Act, which of the following negotiable instrument can be payable to the bearer on demand? ध्यान समझना, आरबीआई बेटा क्लियरली मना करता है, पर ध्यान समझना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के एक्ट के हिसाब से जो आप लोग का तीनों है, तीन प्रकार के आपके इंस्ट्रूमेंट है, एक आपका प्रोमिसरी नोट है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज है और आप लोग का चेक है, तीनों बियरर हो सकता है, लेकिन आरबीआई क्लियर मना करता है कि प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज आप लोग का बियरर नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ चेक ही आप लोग का बियरर ऑन डिमांड हो सकता है। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। When a partnership firm is continue even after the expiry of the fixed term, it is called, अब देखो ध्यान समझना, अगर फिक्स टर्म मेरा खत्म हो गया उसके बावजूद भी अगर मैं कंटिन्यू करता हूं बेटा तो उसको पार्टनरशिप एट विल बोला जाता है। क्लियर है कि नहीं? फिर ध्यान समझना, नो फीमेल चाइल्ड
शेल बी अलाउड टू वर्क इन अ फैक्ट्री एक्सेप्ट बिटवीन, देखो जो फीमेल चाइल्ड है बेटा वर्क में फैक्ट्री में अलाउ काम करने नहीं दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनको सुबह 8 से लेकर शाम 7 बजे तक अलाउ किया जाएगा। समझ आए कि नहीं? अब चाइल्ड मतलब बेटा चाइल्ड लेबर वाला नहीं है, एक्सोलेंस वर्कर होते हैं, समझे, 14 साल वाले। क्लियर है? फिर ध्यान समझना, इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी मेंशन द नंबर ऑफ मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट टू फॉर्म द कोरम ऑफ द मीटिंग ऑफ द कंपनी। देखो पब्लिक कंपनी के बेटा स्लैब होता है, समझ आए कि नहीं? आप 1000 2000 5000 वाले मेंबर्स में, लेकिन ध्यान समझना प्राइवेट कंपनी के लिए बेटा सिर्फ और सिर्फ 2 मेंबर, मिनिमम 2 मेंबर्स रिक्वायर्ड है बेटा कोरम को फुलफिल करने के लिए। समझ आए कि नहीं? फिर Which of the following is a not valid medium of sending notice to the all shareholder? शेयर होल्डर को नोटिस देने के लिए इनमें से कौन सा वैलिड मीडियम नहीं है? पहला रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट। ध्यान समझना, रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्ट से भेज सकते हो आप लोग, ठीक है, थ्रू पब्लिक एडवर्टाइजमेंट। एक ध्यान से, पब्लिक एडवर्टाइजमेंट से हो सकता है क्या भाई? तुम न्यूज़पेपर में नोटिस दे दोगे, नहीं चलेगा। तो आप लोग का करेक्ट आंसर होगा पब्लिक एडवर्टाइजमेंट। ईमेल आईडी में भी जा सकता है, कुरियर सर्विस में भी जा सकता है। क्लियर है? फिर if any default is made in filing refund of the money, the company and every officer who is default shall be liable for the penalty maximum up to, देखो बेटा अगर आप लोग अलॉटमेंट का पैसा ला रहे हैं, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं कर पा रहे हो, या तो आपका अलॉटमेंट मिनिमम परसेंट नहीं आ पा रहा है, तो एक्स्ट्रा अलॉटमेंट हो गया। अगर आपको पैसा वापस करना है, अगर आप पैसे को रिफंड नहीं कर पा रहे हो बेटा, इस केस में हर ऑफिसर को मैक्सिमम अप टू 1 लाख तक की पेनाल्टी लग सकती है। क्लियर है कि नहीं? फिर ध्यान समझना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? वैल्यू चेन एज अ स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस ऑफ कंप्यूटर एडवांटेज वाज प्रमोटेड बाय, वैल्यू चेन एनालिसिस बेटा आप लोग का माइकल पॉर्टर ने दिया था। समझ आए कि नहीं आया बच्चा लोग? ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2018 दिसंबर में पहला क्वेश्चन, अ प्रपोजल में बी रिवोक एट द एनी टाइम। देखो बेटा प्रपोजल मतलब वो ऑफर, ऑफर कभी भी रिवोक हो सकता है बेटा एक्सेप्टेंस से पहले। अगर कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस एक्सेप्टर से अगर आ गया बेटा तो आप रिवोक नहीं कर पाओगे। द प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, द पेमेंट ऑफ द कंसिडरेशन, साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट और एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रपोजल। तो करेक्ट आंसर होगा बेटा आप लोगों का ए, कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस। जब तक आप लोग का एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हो जाता बेटा उससे पहले आप रिवोक कर सकते हैं। फिर ध्यान समझना, Which of the following is not to be taken care while admitting a new partner? इनमें से कौन सा चीज है बेटा जो एडमिशन के टाइम पे नहीं होना चाहिए पार्टनर के? कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग सैक्रिफाइसिंग, यस भाई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो एडमिट के टाइम करना पड़ता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल भी होना पड़ता है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ एडमिटिंग पार्टनर, नो बेटा एडमिटिंग पार्टनर कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होता। समझ आया कि नहीं आया? तो यहाँ पास पूछा है नॉट, तो करेक्ट आंसर सी, रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटी भी करते हैं। तो समझ आया कि नहीं आया? तो बेटा ध्यान समझना, पार्टनर्स को एडमिट करते टाइम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ एडमिटिंग पार्टनर को हम लोग नहीं देखते। ओके, फिर ध्यान समझना, वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर एंड ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट देम द बायर इज नॉट बाउंड टू। ध्यान समझना, अगर बेटा बायर को डिलीवर किया था गुड्स और वो एक्सेप्ट रिफ्यूज कर देता है कि मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, इस केस में बेटा बायर की जवाबदारी नहीं होता कि गुड्स को रिटर्न करे। समझ आया कि नहीं? ये सेलर की जवाबदारी होता है अलग से बेटा, ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आप लोग का डिटरमाइन किया गया है। समझ आया कि नहीं? रिटर्न देम विथ हिम, लुक आफ्टर द गुड्स और रिटर्न देम टू द सेलर, उसकी जवाबदारी नहीं होता बेटा कि गुड्स को रिटर्न करें। फिर नो चाइल्ड, यहां पर लिखा है बेटा नो चाइल्ड shall be allowed to work in a factory unless he has completed। देखो कोई भी चाइल्ड बेटा वर्क नहीं कर सकता फैक्ट्री में अगर वो 14 साल कंप्लीट नहीं करता, इसको एक्सीलेंट वर्कर भी बोला जाता है। फिर ग्रेजुटी shall be payable to an employee on the termination of his employment after he has rendered continuous service for not less than, देखो अगर ग्रेजुटी आपको चाहिए बेटा तो कंटिन्यूस आप लोग को कम से कम 5 साल के लिए काम करना पड़ेगा। तो आपको करेक्ट आंसर होगा बेटा यहाँ पर 5 years। फिर ध्यान समझना, द एम्प्लॉय स्टेट इनकॉर्पोरेशन मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसको ESIC भी बोला जाता है, क्या वो हिंदू अंडर फैमिली होता है? नहीं भाई, कोई बॉडी थोड़ी ना है। समझ आया कि नहीं है? लोकल अथॉरिटी भी नहीं होता, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन नहीं होता, ये बेटा आप लोग का बॉडी कॉर्पोरेट है, क्योंकि इसके लिए अलग से आप लोग का एक्ट बना हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं, द एनुअल रिटर्न ऑफ एन ओपीसी शेल बी साइन बाय द कंपनी सेक्रेटरी और व्हेन देयर इज नो कंपनी सेक्रेटरी। मैंने पहले ही बताया था एनुअल रिटर्न ऑफ द ओपीसी बेटा कौन साइन करे? कंपनी सेक्रेटरी, और अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो बेटा इस केस में डायरेक्टर ऑफ द कंपनी साइन करेगा। क्लियर है? फिर ध्यान समझना, इफ देयर इज एनी मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस देन इट विल अट्रैक्ट द लायबिलिटी ऑफ। ध्यान समझना, अगर कोई भी मिस स्टेटमेंट होता है प्रोस्पेक्टस में तो बेटा लायबिलिटी आता है आप लोग का इशूअर का। तो बेटा सिविल लायबिलिटी हो सकता है, क्रिमिनल भी, याद है आप लोग को? ठीक, इसका लायबिलिटी आएगा बस इशूअर की लायबिलिटी आएगी। फिर एवरी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर शेल कीप एंड मेंटेन द रजिस्ट्रार ऑफ मेंबर इन फॉर्म नंबर। देखो जो रजिस्ट्रार ऑफ मेंबर है बेटा उन लोग को मेंटेन करना पड़ेगा फॉर्म नंबर MGT 1 में। क्लियर है कि नहीं? ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, एथिक्स आर द सेट ऑफ द मोरल प्रिंसिपल दैट गाइड्स अ पर्सन। देखो एथिक्स बेटा मोरल प्रिंसिपल है जो क्या गाइड करता है? बिहेवियर को करता है, फिलोसफी को करता है, रिलीजन को करता है, प्रोफेशन होता है। समझना, बिहेवियर के पर्सन पे बिहेवियर को गाइड करता है, किस तरीके से वो लोग बिहेव करेंगे। क्लियर है कि? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं,
18 जून में द मेन फीचर्स ऑफ द ई कॉन्ट्रैक्ट। देखो ई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट एंड एक्सेप्टेबिलिटी, प्योरिटी एंड क्लैरिटी, स्पीड, एक्यूरेट, रिलायबल और परफेक्शन, अट्रैक्टिव। सब आंसर सही लग रहा है बेटा, लेकिन इसमें करेक्ट आंसर है आप लोग का बी, स्पीड, एक्यूरेट एंड रिलायबल। जो ई कॉन्ट्रैक्ट होता है बेटा स्पीडली, जैसे ई कॉन्ट्रैक्ट ईमेल के थ्रू, अब मैं फ्लिपकार्ट में कुछ चीज ऑर्डर करता हूं, मैंने ऑर्डर किया 2 सेकंड के अंदर मेरे को ई कॉन्ट्रैक्ट बेटा मेल में आ जाता है, तो स्पीड है, एक्यूरेट है और रिलायबल है। ओके, फिर Which of the following is not an unpaid seller right against the good? देखो right against goods के बेटा पहले तो 4 अधिकार होते हैं बेटा, right of lien होता है जिसको रिटेंशन भी बोला जाता है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट होता है बेटा, फिर रीसेल होता है और राइट ऑफ विदहोल्ड डिलीवरिंग होता है। समझ आया कि नहीं? तो राइट ऑफ रिटेंशन दिया हुआ है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट होता है, राइट ऑफ सीकिंग क्लेम फॉर द डैमेज, ये बेटा राइट अगेंस्ट गुड्स नहीं है, ये राइट अगेंस्ट बायर है, तो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Where the endorser does not want to the endorsee or any other holder to incur any expense on his account। देखो जब इंडोर्सर या तो कोई इंडोर्सी बेटा कोई भी होल्डर नहीं चाहता कि खर्चा करे, समझ आया कि नहीं? When the endorser does not want, जब इंडोर्सर नहीं चाहता कि इंडोर्सी कुछ खर्चा करे, तो बेटा इस केस में एक अलग से इंडोर्समेंट किया जाता है, उसको सेंस फ्रेश इंडोर्समेंट बोला जाता है। इस केस में इंडोर्सर नहीं चाहता कि कोई और होल्डर बेटा कुछ भी एक्सपेंस बियर करे। क्लियर है कि नहीं? फिर आगे बढ़ते हैं। The liability of the partner will continue for the act done before the dissolution even after the dissolution। ध्यान समझना, पार्टनर्स बेटा डिसोल्यूशन के बाद भी लाइबल होंगे अगर बेटा पब्लिक नोटिस नहीं दिया जाता। पब्लिक नोटिस देना जरूरी है, पब्लिक को बताना जरूरी है कि आप लोग का फंड डिसॉल्व हो गया, तो करेक्ट आंसर होगा बेटा ए, पब्लिक नोटिस इज गिवन ऑफ द डिसोल्यूशन। फिर एवरी एम्प्लॉय शैल बी इंटाइटल्ड टू रिसीव बोनस फ्रॉम द एम्प्लॉयर इन अकाउंटिंग ईयर इफ ही हैज वर्क फॉर नॉट लेस देन। ध्यान समझना, अगर कोई भी बेटा एम्प्लॉय 30 दिन के मतलब 30 वर्किंग डेज अगर काम कर लेता है बेटा, तो उसको बेटा बोनस मिलना तय है, तो 30 वर्किंग डेज बोला जाता है। फिर अंडर एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ द मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। देखो मेडिकल बेनिफिट काउंसिल अलग से बना जाता है बेटा इंश्योरेंस के एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के हिसाब से, तो बेटा उनका जो टेन्योर रहता है बेटा वो रहता है 4 साल के लिए, टर्म ऑफ द ऑफिस, समझ आया कि नहीं? 4 ईयर होता है। फिर which one cannot be transacted through a postal ballot। इनमें से कौन सा है बेटा जो पोस्टल बैलॉट में नहीं हो सकता? ध्यान समझना, ऑडिटर को आपको पोस्टल बैलेट में अपॉइंट नहीं करना है, समझ आया कि नहीं? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर पोस्टल बैलॉट में नहीं होता। फिर ध्यान समझिएगा, द अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेल बी अप्रूव बाय। ध्यान समझना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो अप्रूवल होता है बेटा वो जनरल मीटिंग में होता है, क्योंकि बेटा ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग से अपॉइंट नहीं होता, ये बेटा शेयर होल्डर लोग अपॉइंट करते हैं। करेक्ट आंसर होगा आप लोग का जनरल मीटिंग। फिर द स्वेट इक्विटी शेयर शेल बी लॉक्ड इन फॉर अ पीरियड ऑफ, देखो स्वेट इक्विटी शेयर कौन सा शेयर होता है बेटा, उसका लॉक इन पीरियड रहता है, मतलब आप उसको कुछ समय तक बेच नहीं सकते, तो करेक्ट आंसर होगा बेटा 3 साल तक आप नहीं बेच सकते। क्लियर है कि नहीं? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ बिजनेस एथिक्स। इसमें से कौन सा बेटा बिजनेस एथिक्स का डिसएडवांटेज है? थ्रू इंक्रीजिंग मोरल एंड ट्रस्ट बिजनेस कैन इंक्रीज देयर मार्केट शेयर। हाँ भाई, बिजनेस एथिक्स से आप मार्केट शेयर बढ़ा सकते हो, पब्लिसिटी कर सकते हो, पब्लिसिटी ड्यू टू वेल एंड एथिकल परफॉर्मेंस, एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी बाय द पब्लिक और डाइवर्सिटी इन अचीवमेंट। देखो ध्यान समझना, बिजनेस एथिक्स के कारण बेटा लोग बेटा काम में मतलब प्रॉफिट में जब कम काम करके बिजनेस एथिकल में ज्यादा काम करते हैं, तो डाइवर्सिटी ऑफ अचीवमेंट बेटा एक डिसएडवांटेज हो सकता है। तो बेटा इस लेक्चर में मैंने आप लोग का कुछ 6 से 7 अटेम्प्ट का मैंने आपस कवरेज किया, इसको अच्छे से देखो बेटा, आप लोग को कॉन्फिडेंस आएगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं।